बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। आज के इस लेक्चर में हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड आरसीसी डिज़ाइन सिविल थर्ड ईयर बुक कोड 354 एग्जाम्पल नंबर 11.2 जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और इस न्यूमेरिकल में आप स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि फाइंड द थिकनेस and reinforcement for an RCC slab to carry a superimposed load of 100 pound per square feet। ये बेसिकली RCC की जो स्लैब है उसके अंदर आपने उसकी थिकनेस फाइंड करनी है और इसके साथ साथ रेनफोर्समेंट में एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट होता है, ठीक है जी। और इसके साथ साथ स्पेसिंग फाइंड होती है मेन बार के लिए भी और डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए भी। नेक्स्ट हमारा जो इसके अंदर प्रोवाइड किया गया फॉर एन आरसीसी स्लैब टू कैरी अ सुपर इम्पोज लोड, जो इसके ऊपर चलने फिरने वाला लोड जो ले जाया जाएगा वो 100 पाउंड्स पर स्क्वायर फीट, ठीक है। यानी ये हमारे पास जो है वो 100 पाउंड पर स्क्वायर फीट यानी PSI जो है उसमें आ जाएगा, ठीक है। पी पर फीट में है ना, इंच में नहीं है, तो PSI नहीं लिख सकेंगे, तो हम पाउंड पर फीट स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो चलने फिरने वाला लोड होता है बेसिकली ये है लाइव लोड। तो लोड लिख लेते हैं हम, यहाँ पर हमारे पास है 100, ठीक है जी, पाउंड्स पर स्क्वायर फीट। नेक्स्ट आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है द इफेक्टिव स्पैन बीम। इसमें जो इफेक्टिव स्पैन जो लेंथ दी गई है वो 8 फीट एंड 3 इंच की है। और इसको ओवरऑल अगर आप फीट बनाएंगे तो 8 फीट है और इंच को आपने 12 पे डिवाइड किया तो 8.25 टोटल आप कैलकुलेटर पे चेक कर लेंगे तो इतने फीट आपके पास इफेक्टिव स्पैन बन जाएगा। सही हो गया। नेक्स्ट कहते हैं द स्लैब इज सिंपली सपोर्टेड, और आपको पता चल गया होगा कि स्लैब जो है वो सिंपली सपोर्टेड है, जिसके लिए अब जो हम इसका पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे वो जो थिकनेस फाइंड करने का वो मैं आपको बताऊंगा। द गिवन डायमेंशनल एज्यूमिंग, जो आपके पास कंक्रीट की स्ट्रेंथ है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन कंक्रीट, स्ट्रेस की वैल्यू जो कंक्रीट की है वो 3000 आपकी पाउंड पर स्क्वायर इंच मीन PSI है, पाउंड पर स्क्वायर इंच। इसी तरह से जो आपके पास यील्ड स्ट्रेस है जो स्टील की स्ट्रेंथ होती है ये आपके पास 40,000 जो है ना PSI है इसका, ठीक है। ये डाटा आपके पास यहाँ पर दिया गया है। और अब आपने प्रोसीजर को फॉलो करना है जिसमें आपको पता है कि स्टेप नंबर 1 क्या होता है हमारा। आप जानते हैं कि स्टेप नंबर 1 में सिंपली सपोर्टेड की बेस पर हम यहाँ पर स्पैन डिवाइड बाय 25 का फॉर्मूला यूज करते हैं। और स्पैन आपके पास यहाँ पर फीट में कितना दिया गया है 8.25 फीट, ठीक है ना। ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा 8.25 फीट में स्पैन है। थिकनेस आएगी, इसको आपने यहाँ पर इंचीज में भी कन्वर्ट कर लेना है। तो स्पैन हो गया 8.25 डिवाइड बाय हमने करना है 25। अब चेक कर लेते हैं, कैलकुलेटर में आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने लिखना है यहाँ पर 8.25, ठीक है जी, और डिवाइड बाय आपने 25 कर लेना है। और SD का बटन प्रेस करेंगे तो 0.33 ये आपके पास जो है वो वैल्यू बन रही है, ठीक हो गया। ये जो वैल्यू हमें मिल रही है ना 0.33 ये फीट में है। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है जी। और उसके बाद हम इन फीटों को इंच भी बनाएंगे, अभी के लिए नहीं। अभी आप यहाँ पर लिखें फीट में वैल्यू 0.33 फीट, लेकिन यही चीज हम यहाँ पर 0.33 फीट जो है इसको 12 से मल्टीप्लाई करके इंचीज में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपने जस्ट मल्टीप्लाई बाय 12 कर देना है और ये हमारे पास 3.96 अप्रोक्सीमेटली आप थिकनेस 4 इंच डिसाइड कर सकते हैं। 3.96 जिसको हम यहाँ पर इंच में है ना, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 4 इंच जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। हमने यहाँ पर थिकनेस जो है वो 4 इंच रख लिया। अब याद रखना है आपने कि जो हमारी स्लैब की थिकनेस है वो 4 इंच है। सबसे पहला काम था हमारा इसकी स्लैब की थिकनेस फाइंड करने का, वो तो हमने फाइंड वैसे कर लिया है।
दूसरा काम था रेनफोर्समेंट का। डाटा पढ़िएगा, डाटा में आपको मिल जाएगा। आप पता है आपको स्टेप नंबर 2 थिकनेस फाइंड करने के बाद हमने फाइंड करना होता है अल्टीमेट लोड, ठीक है ना। हमने इसका फैक्टर्ड यानी अल्टीमेट लोड फाइंड करना होता है, और जिसमें आपको पता है कि फैक्टर यूज होता है 1.2। लास्ट टाइम जो गलती की थी अपनी करेंगे, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं कौन से लोड को, हम डेड लोड को मल्टीप्लाई करते हैं 1.2 से, और 1.6 का फैक्टर जो होता है इसको हम लाइव लोड से मल्टीप्लाई करेंगे। फार्मूले को एक बार आपने कंफर्म कर लेना है, ठीक है। 1.2 होता है वो हमारा यहाँ पर डेड लोड होता है, जबकि 1.6 होता है वो लाइव लोड होता है। लेकिन यहाँ पर आप जानते हैं कि हमारे पास जो फिट में है ना, तो हमारे पास जो लाइव लोड है वो 100 पाउंड पर जो फीट स्क्वायर है, लेकिन हमारे पास डेड लोड यहाँ पे मौजूद नहीं है। पहले हम चूंकि यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, हम इसके अंदर डेड लोड फाइंड करेंगे, जिसके लिए रनिंग के मीटर के अंदर आपने लेंथ और विड्थ जो होगी ना, ब्रेथ जो कहते हैं, वो अज्यूम रखनी है 1 फीट। ये फीटों में है तो फीट के लिहाज से रहेगी, ठीक है। और इसके साथ ही आपके पास जो है लेंथ होती है, विड्थ होती है, फिर आपकी थिकनेस होती है, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर आपकी होती है डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, जो आरसीसी है ना, रेनफोर्समेंट, वो रखनी होती है। हमने अज्यूम किया कि लेंथ हमारी 1 फीट में है, सॉरी, और ब्रेथ भी 1 फीट है, जबकि थिकनेस फीट्स के अंदर आपने अभी फाइंड किया है वो 0.33 फीट है। सही हो गया। यहाँ पे 0.33 फीट जो है, तीनों फीट्स में है ना, ओके हो गया। और ये डेंसिटी आपकी जो होती है ना, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, ये डेंसिटी बेसिकली आपकी फीट्स में आएगी। हम ना 2 फैक्टर यूज करते हैं। हमने, आपको याद होगा पिछले न्यूमेरिकल में 2400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ली थी। यहां पर डेंसिटी चेंज हो जाएगी, ये 150 पाउंड्स पर फीट क्यूब हो जाएगी, ठीक है। और फीट आपके पास तीनों फीट में ही है, ये भी 1 फीट, ये 1 फीट में है दोनों, ये भी फीट में है, ठीक है। ये तीनों फैक्टर जो है ना, ये फीट क्यूब के इस क्यूब से कट जाएंगे, ठीक हो गया। तो आपके पास ये वैल्यू मिलती है यहाँ पर, सही है। तो यहाँ बेसिकली बल्कि मैंने शायद आपको बताया था इसके हवाले से, पाउंड हमारा वेट में ही होता है ना, तो ये हमारे पास 150, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बिल्कुल ये कट तो जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। वैसे लाइव लोड किस फैक्टर में है, देखें वो स्क्वायर में होगा आपके पास, फीट स्क्वायर। चेक कर लेते हैं पहले इसको। लास्ट टाइम भी यही बात की थी, देखिए स्क्वायर फीट में दे रहा है। फिर हम एक काम करते हैं, क्योंकि देखें ना बेसिकली हम ये फैक्टर ना भी काटें, ये हमने एक जिसे कहते हैं यूनिट फैक्टर लिया हुआ है, तो एक ही आप सिर्फ काटें ये वाला, और इसको स्क्वायर में ही रहने दें। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, पहले काउंट तो करके देख लें। ये आता है हमारे पास 1 और मल्टीप्लाई बाय 1, ये एक 1/1 का एक आप समझ लें कि स्क्वायर फीट है, SFT है। एक स्क्वायर फीट के अंदर 0.33 फीट की थिकनेस है, जिसे तकरीबन 4 इंच कहते हैं। 4 इंच की थिकनेस पे स्लैब पे 150 जो डेंसिटी ऑफ आरसीसी है वो हमने मल्टीप्लाई किया, और ये हमारे पास 49.5 ये हमारे पास वैल्यू बन रही है, ठीक है। 49.5 जो कि पाउंड पर फीट स्क्वायर बन रही है। अब अगर बुक में हम ये चीज देखें तो बुक में 50 पाउंड लिखा हुआ है, जबकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 50 पाउंड हो। अब एक काम कर लेते हैं, बुक के मुताबिक आप देख लें, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, 4 डिवाइड बाय 12 कर लें, और ये जो भी वैल्यू आए मल्टीप्लाई बाय आप यहाँ पर 150 करें, तो आप देख लें यहाँ पर 50 पूरा आ रहा है। ये कॉन्सेप्ट है 4 इंच का। हमने यहाँ पर कितनी यानी ये लिखी है, इसकी 0.33 लिखी है ना। जरा आप क्वेश्चन में जाके देखें, 0.3 को 3.96 का फैक्टर मिलता है, मतलब कि वैल्यू बनती है राउंड फिगर। हमने पूरी 4 इंच रखी है, 4 इंच। तो अब अगर आप चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू जो बढ़ाकर हमने लिखी है, तो उसके मुताबिक आपका ये पूरा 50 हो जाएगा। यानी आप इधर करें 4 इंच डिवाइड बाय 12 कर देंगे, फीट बन जाएगा, और ये आपके पास पूरा 50 पाउंड अब बुक के मुताबिक बन जाएगा। सिर्फ समझाना मकसद है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो जब हमारे पास डेड लोड आ जाएगा, फिर आपने इस फैक्टर लोड के ऊपर वापस चले जाना है। ये अल्टीमेट लोड जो है, फैक्टर लोड, ये फाइंड करना है। यानी अल्टीमेट लोड इक्वल टू 1.2 आपके पास आ गया, और ये जो डेड लोड है ना, ये आपका कितना है, 50 आ गया यहाँ पे।
सही है। और उसके बाद प्लस कर लें और 1.6 का फैक्टर लोड और लाइव लोड आपने देखा होगा 100 दिया गया है। अपने बुक के डाटा चेक करें, 100 आ जाएगा। तो आपके पास ये वैल्यू कितनी बनती है देखते हैं जी। 50 मल्टीप्लाई बाय 1.2 कर लेते हैं, 60 हो गया, ठीक है जी। और प्लस इसको भी चेक कर लेते हैं, इसका एक पॉइंट का फर्क आएगा। 1.6 मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं, ये आ जाएगा 160। इन दोनों को काउंट करेंगे तो हमारे पास जो अल्टीमेट लोड है वो आ जाएगा। मतलब है ना, इसमें ऐड करना है 60, तो ये हमारा हो जाएगा 220। अल्टीमेट लोड हमारे पास आ जाएगा 220 और यूनिट सेम रहेगा, पाउंड्स पर फीट स्क्वायर। ये हमारे पास, या स्क्वायर फीट लिख लें या फीट स्क्वायर लिख लें, एक ही चीज है। तो अल्टीमेट लोड आ गया, सेकंड स्टेप हमारा मुकम्मल हो चुका है। नंबर 3, आपको पता है थर्ड स्टेप में मैंने आपको बताया था कि आपने अल्टीमेट मोमेंट फाइंड करना है। कॉन्सेप्ट सारा वही है, सिर्फ यहां पर यूनिट चेंज हो गया है, ठीक है। अल्टीमेट मोमेंट में आपने यहां पर जो फॉर्मूला लगाना होता है उसमें सिंपली सपोर्टेड स्लैब का कॉन्सेप्ट होता है। अगर तो आपका सिंपली सपोर्टेड स्लैब है और यूडीएल उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, यानी वैसे भी उसने यहाँ पर बताया कि चलता फिरता लोड है उसके ऊपर हर जगह पर है, तो आपने WL स्क्वायर, अब ये W कौन सा है पहले ये भी लिख लें, अल्टीमेट लोड उसके साथ स्पैन का स्क्वायर लें और डिवाइड बाय 8 कर लें। ये फैक्टर आपने मतलब सॉरी फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। और अल्टीमेट लोड ये ऊपर आपके पास लिखा हुआ है 220 पाउंड्स पर, जो भी आपका यूनिट है वो अगर लिखना चाहें तो पाउंड्स पर फीट स्क्वायर लिख लें, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय आपके पास जो लेंथ है वो इफेक्टिव स्पैन आपका, आपको पता है कि फीट्स में हम यहाँ पर सारा काम कर रहे हैं, तो वो आपका 8.25 था अप्रोक्सीमेटली। चेक कर लेते हैं जी, डाटा के अंदर हमें मिलेगा इफेक्टिव जो लेंथ है, ये इफेक्टिव स्पैन ये 8.25 फीट में है, ठीक है। वो वाली वैल्यू आपने यहाँ पर लाकर लिखनी है 8.25 और फीट, इन दोनों का स्क्वायर लिया जाएगा और डिवाइड बाय आपका आ जाएगा यहाँ पर 8। अब यहाँ पर देखा जाए तो 220 तो वैसे ही है, ठीक है ना, साथ आपका ये जो पाउंड्स पर फीट स्क्वायर भी वैसे ही है, और यहाँ पर 8.25 होल डिवाइड बाय नीचे 8 है ना, वो बाद में देखते हैं। मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। 8.25 का आप स्क्वायर लेंगे तो फीट का भी स्क्वायर ही हो जाएगा ना, तो ये 68.06 हो गया, 68.06 साथ आपका फीट का स्क्वायर भी हो गया। ये फीट स्क्वायर इससे कट जाएगा, पाउंड में आपके पास मूवमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने 220 मल्टीप्लाई बाय 68.06 डिवाइड बाय 8 करके पाउंड में यहाँ पर आपने मूवमेंट निकाल लेना है, पाउंड्स इनटू फीट कर लें, ठीक है ना, क्योंकि मूवमेंट हमेशा पर के हिसाब से होता है। तो ये हमारा इस वक्त जो है ये फीट में होगा, बुक में इंच लिखा हुआ है वो बनाना पड़ेगा, इनटू फीट है ना, इंच बाद में बनाएंगे, लेकिन ये फीट में है। और यहाँ पर कैलकुलेटर निकालते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 220 कर लें, ठीक है जी। जो भी वैल्यू आ जाए लिख लेते हैं, ये है 14,973.75 और डिवाइड बाय अभी 8 नहीं किया हमने, तो ये LBS पाउंड इनटू फीट, इनटू होगा या पर फीट ही होगा, पर के हिसाब से बाद में देखते हैं इसके यूनिट को, इनटू और या पर, ये मोमेंट आपको बताएगा, अपनी बुक में चेक कर लें, इनटू ही होता है, क्योंकि वैसे जाहिर सी बात है कि ये हमने फीट से मल्टीप्लाई करते हुए बनाना है। अब यहाँ पर आपके पास इसको डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं कि बुक में फैक्टर क्या आता है। डिवाइड बाय 8 किया, अब मैं बुक में भी चेक कर लेता हूँ, 1871 आ रहा है हमारा, ठीक है। बुक में आप देखें 2246 समथिंग कुछ वैल्यू बन रही है ना, तो वो आपकी इंचीज में है, तो 1871 यानी 1871.72 कर लेते हैं, लेकिन ये पाउंड्स इनटू फीट में है, हमें चाहिए है इंच में। इंच में क्यों चाहिए है ये भी मैं आपको बता देता हूँ मोमेंट का, क्योंकि आगे हमारे पास फैक्टर जो है ना वो अल्टीमेट मोमेंट है ये, ठीक है। तो आगे हमारे पास इंचीज में वैल्यू बननी है, क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रेस कंक्रीट की है और जो टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो भी पाउंड इनटू इंच में है। आप पाउंड पर इंच स्क्वायर, आपने PSI पढ़ी है ना, वो PSI है, ठीक है। यहाँ पर मैं वैसे आपको बता दूं, ये जो होता है ना पाउंड इनटू फीट, ये PSI है बेसिकली, ये फीटों में है, अगर इंच बनाऊंगा तो PSI बन जाएगी। अब यहाँ पे करना क्या है, फीट बनाना है, सॉरी इंच बनाना है, 0.72 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दें, तो ये आपकी
पाउंड पहले लिखा जाएगा, ठीक है ना, पाउंड को पी कहते हैं ना, PSI। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर पाउंड्स इनटू इंच। तो ये अभी करके देखते हैं जी, मल्टीप्लाई बाय 12 किया और बुक से टैली कर लें। ये बनती है 22,460। इतना रह दें, 0.6 वाली वैल्यू को छोड़ दें, बुक में भी देख लें यही लिखी हुई है 22,460 PSI। ये होती है आपकी पाउंड पर स्क्वायर इंच, ठीक है जी। ये यूनिट जो लिखा हुआ है ना, पाउंड इनटू इंच, ये वाला होता है। ले जी आपका सेकंड के बाद थर्ड स्टेप जो मोमेंट, अल्टीमेट मोमेंट है, वो भी फाइंड हो चुका है। और अब आपको पता है कि स्टेप नंबर 4 हमारा जो होता है वो अफेक्टिव डेप्थ का होता है, जिसमें अफेक्टिव डेप्थ दो फार्मूलों से फाइंड होती है, ठीक है ना। एक होती है आपकी सबसे पहले तो हम क्या कर रहे होते हैं, अफेक्टिव डेप्थ को थिकनेस से निकालते हैं। यहां पर आपने थिकनेस में 0.75 ये माइनस करना होता है। ये जरूर कंक्रीट कवर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो ये 0.75 को आपने माइनस करना है। थिकनेस है कितनी हमारी, 4 इंच की थिकनेस थी, तो 0.75 इंच आपने माइनस करना है। तो 4 में से 0.75 माइनस कर दें। बाकी चीजें आपको पता है, साथ साथ लिखते जाएंगे ना, तो मुझे वापस जाने की जरूरत नहीं है। 4 माइनस 0.75 करता हूं तो मेरी अफेक्टिव डेप्थ जो है वो 3.25 इंच बनती है। 3.25 इंच ये मेरे पास आ जाती है अफेक्टिव डेप्थ। अब चेक करना है क्या ये ए वाली इफेक्टिव डेप्थ ज्यादा है या दूसरे मेथड से, जिसमें आपने इसी इफेक्टिव डेप्थ के लिए एक और फॉर्मूला लगाना है। ये पहले फार्मूले की बेस पर, अब ये दूसरे फार्मूला की बेस पर। और दूसरा फार्मूला जो होता है जिसमें आपका अल्टीमेट मोमेंट भी आ रहा होता है, ठीक है। और उसमें फार्मूला क्या होता है, अल्टीमेट मोमेंट डिवाइड बाय आपने करना है इसको 0.205 का जो फैक्टर है, और इसके साथ साथ हमारी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है FC प्राइम जो होती है, और साथ हमने जो B होती है ना वैल्यू, ब्रेथ ऑफ जो हमारी कंक्रीट है, स्लैब जो है, उससे करना होता है। और वो फैक्टर हमने अब देखिए यूनिट देखना पड़ेगा। अल्टीमेट में आपने देखा मोमेंट अल्टीमेट इंचों में है और FC प्राइम भी PSI इंच में ही है। तो ब्रेथ आपने अज्यूम की कि 1 फीट, जिसके लिए आपको 1 डिवाइड बाय 12 करना है। तो ये आपके पास यहां पर वैल्यू इंचों में आ जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, वैसे एक सेकंड रुकिएगा, 1/12 नहीं, मैं कोई सूत्र नहीं ले रहा। 1 फीट में 12 इंच हुए तो 12 इंच हो जाएगी ना, जस्ट 12 इंच लिखने हैं बस मैंने, फीटों में नहीं, मैं सारे फैक्टर यानी इंच में रखूंगा। अब एक सेकंड रुकते जाइए, देखते हैं, पहले इधर वैल्यू लिख लेते हैं। अल्टीमेट मोमेंट की भी चाहिए, FC प्राइम की भी चाहिए, B की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है। इन तीनों वैल्यू में अल्टीमेट मोमेंट तो ये लिखा हुआ है ना, ये आपका है 22,460 PSI होती है पाउंड पर स्क्वायर इंच। अब एक चीज की जरूरत है, FC प्राइम, अगर अब डाटा नहीं ना नोट किया था इसलिए पीछे जाना पड़ रहा है। तो डाटा में देख लें FC प्राइम कितनी है, 3000 PSI। यील्ड को भी देखते जाए 40,000 है बस, ठीक है। एक 3,000 और एक 40,000 है, उसको भी यहाँ पे लिख लेंगे ताकि नेक्स्ट हमें जरूरत पड़े तो हम देख सके। ये 3000 PSI है, ठीक है ना। पाउंड पर स्क्वायर देख ले, दोनों फैक्टर सेम होने लग पड़े। यील्ड भी देख ले साथ साथ, ये 40,000 PSI है। इन चीजों की हमें जरूरत है आगे। मोमेंट अल्टीमेट कितना हो गया आपका, 22,460 है, ठीक है। किस यूनिट में है, PSI में है। और साथ ही नीचे देखें 0.205 आ गया। FC प्राइम कितनी है जी, 3000 PSI में है। ये PSI इस यूनिट से कट जाएगा। साथ ही यहां पर देखेंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 12 इंच रह जाएंगे, ठीक है। और इसका आपने स्क्वायर रूट लेना है, और ये आपके पास जो है वो इफेक्टिव डेप्थ यहां पर भी इंचों में मिल जाएगी। सही हो गया। अब इसको मुकम्मल सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला काम क्या है, हमने नीचे फैक्टर सोल्व करने हैं, ठीक है। 4,6i, ठीक है। एक ये इंच का एक कॉन्सेप्ट है कि ऊपर अल्टीमेट मोमेंट ही है, ठीक है। बात देखते हैं, डिवाइड करते हैं, इन सबको सोल्व करेंगे, ये इंच में ही आ जाएगा सारा कुछ। तो ये इफेक्टिव डेप्थ हमने मल्टीप्लाई करना है 0.205, चले 0 का कोई मसला नहीं है। और 3000 से करना है 3000 मल्टीप्लाई बाय 12 इंच यानी कि 12 के साथ। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 7380। ये इंच में ही रहने वाला, इंच स्क्वायर होगा यहाँ पे कोई एक, ठीक है। कोई फैक्टर के हमारा कोई मसला है, लेकिन इसका आंसर इंच स्क्वायर में ही होना चाहिए था वैसे। चलें, बहरहाल मेरा ख्याल है कि ऊपर वाले इंच स्क्वायर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, या कोई तो कोई कॉन्सेप्ट होगा। बात की बातें अब यहाँ पर आगे देखते हैं।
बहरहाल इसी तरह से आप देखें बुक में भी फाइंड किया और इंच में ही आंसर दे रहा है, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो किसी जगह पर लगा हुआ है। हाँ ठीक है, वो कोई स्केयर का एक चक्कर है। अच्छा यहाँ पे देखें आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 22,460 डिवाइड बाय आंसर कर दें बस, तो ये हमारे पास आ जाएगी 3.04। अभी आंसर नहीं आया, ये है 3.04 और इसका स्केयर लेना है। जरूर इसके ऊपर कोई स्केयर स्पूर है किसी जगह पे, बस देख लीजिएगा इंच में आएगा ये। अब मुझे इसका जो है ना स्केयर रूट आंसर करना है, तो ये 1.74 और इसको अप्रोक्सीमेटली 1.75 इंच में मैंने इफेक्टिव डेप्थ लिख लिया है। वैसे इसका क्या फायदा हुआ होगा, अब ऊपर वाले को देख ले, वो 3 पॉइंट कुछ है और बी पोर्शन से हमें मिल रही 1.75। जो हमने सिलेक्ट करनी है वो हमेशा बड़ी करनी होती है, तो सिलेक्ट ए कर ली है। जो हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू 3.25 यही है ना, 3.25 इंच दे रही है, बस ये सिलेक्ट हो गई हमारी। आपने ये सिर्फ चेक करने के लिए करना होता है, ठीक है। स्टेप नंबर 4 मुकम्मल हो गया। स्टेप 5 पे रेनफोर्समेंट की चेकिंग होती है, जिसमें ट्रायल लगता है। ट्रायल नंबर 1, ये सारी चीजें अगर आपको समझ नहीं लग रही ना, तो पहले लेक्चर्स मेरे लाजमी देखें दो। तो ट्रायल 1 में आपने सबसे पहले, आपको पता है कि ए जो होता है ना, ए कांस्टेंट, इसका फार्मूला लगता है, जिसमें सबसे पहले जो ट्रायल 1 होता है इसमें हम डी डिवाइड बाय 6 करते हैं। डी क्या है, डी यही इफेक्टिव डेप्थ है जो भी फाइनलाइज की है 3.25। तो यहां पर आपने ए के लिए 3.25 डिवाइड बाय 6 कर देना है, तो आपके पास पहले ट्रायल में ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, 3.25, एक सेकेंड रुकिएगा, सॉरी, 3.25 डिवाइड बाय कर दें 6, तो हमारे पास जो ए वैल्यू है ना वो 0.54। आप बुक में भी चेक कर लें, इतना ही लिखा हुआ है 0.54। ये हमारे पास पहला जो है एक उसकी ए की वैल्यू आ गई, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब इसी ट्रायल के अंदर ए निकालने के बाद एरिया ऑफ स्टील फाइंड करना है। बेसिकली इसे एरिया ऑफ स्टील निकलता है। ट्रायल 1 में ए भी निकलेगा, एरिया ऑफ स्टील भी निकलेगा। ट्रायल 2 में ए का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और 2 और 3 में आगे ये सेम होता है। और इसका क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आपने समझना है कि ट्रायल कब तक चलता है। ट्रायल तब तक चलेगा, अभी मैं बताता हूँ आपको, जब तक एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मैच करने लग पड़े पिछले से। अगर मैच करेगा तो मजीद करने की जरूरत नहीं होती। अब यहां पर आपको समझ लगेगी। एरिया ऑफ स्टील का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ठीक है जी। इसका एरिया ऑफ स्टील का फॉर्मूला होता है मोमेंट, अल्टीमेट मोमेंट लेते हैं और डिवाइड बाय आप लिखते हैं फाई। फाई की वैल्यू आपको बता देता हूं 0.9 होती है। यील्ड स्ट्रेंथ इनटू इफेक्टिव जो आपकी डेप्थ होती है माइनस, और ए डिवाइड बाय 2 कांस्टेंट हमने लेना हो, ठीक है जी। और इसके अंदर चूंकि फाई जो है इसका फैक्टर 0.9 लिया जाता है, तो यहां पर अल्टीमेट मोमेंट, हमने यहां पर एक साइड पर डाटा भी लिखा था, दोबारा लिखना पड़ेगा हमें। यहां पर ये वैल्यू बना लेते हैं, इनका डाटा लिख लेते हैं पहले। अल्टीमेट मोमेंट, साथ में यहां पर इफेक्टिव डेप्थ चाहिए है। ए की वैल्यू हमारे पास ये ऊपर लिखी हुई है, वो भी लिख लेते हैं जी, 0.54 ए है। इफेक्टिव डेप्थ जो है वो 3.25 इंच में। अल्टीमेट मोमेंट सिर्फ रह गया है, ठीक है जी। इफेक्टिव डेप्थ मिल गई ना ये, और अल्टीमेट मोमेंट देखना है, वो हमारे पास कितने है जी, 22,460 psi, ठीक है जी। यहां पे आ जाएगी जी 22,460 psi होती है, पाउंड पर स्क्वायर इंच, बटे में होती है, ठीक है ठीक है। तभी ये हमारा ऊपर जो इफेक्टिव डेप्थ के अंदर हमें यहाँ पर जो कंफ्यूजन लगी थी ना, तो वो बटे की वजह से यहाँ पे रिमूव हो जाती है। बहरहाल इस चीज को भी छोड़ते हैं अभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। 22,460 psi और डिवाइड बाय 0.9 का फैक्टर हो गया, ठीक है। साथ ही मल्टीप्लाई बाय यील्ड स्ट्रेंथ हमारी रह गई है, ये मैंने बताई थी आपको 40,000 psi थी, ठीक है ना। तो 40,000 psi और यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ जो डी की वैल्यू है वो 3.25 है, और हमने हाफ भी लेना है, 0.54 का हाफ भी लेना है, ठीक है जी। तो वो एक साइड पर रख लेते हैं, जगह में थोड़ा इस तरफ करके लिखना चाहिए था। सो 22,460 और ये psi से कट गई, तो यूनिट को खुद ही फाइनलाइज कर लेंगे। यहां पर सबसे पहला काम क्या है कि पहले लिखते हैं 0.9, स्टेप बना लेते हैं 40,000, और यहां पर आपने क्या करना है कि 3 पॉइंट, इसको मैं डायरेक्ट कर लेता हूं, यहां पर जो भी फैक्टर आएगा यहाँ पे इकट्ठा लिख लेता हूं, ठीक है जी। करना कैसे है,
आपने पहले लिखना है 0.54, चलें पॉइंट आ गया, डिवाइड बाय 2 कर दें, जो भी वैल्यू आएगी आपने 3.25 माइनस आंसर कर देना है। जब आंसर आ जाएगा 2.98 होगा, 2.98 और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर ये मतलब कि वैल्यू हमारी आ जाती है ना, देखते हैं पहले मल्टीप्लाई बाय कर दें 40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.9 कर लें, तो ये आपकी इस तरह वैल्यू बन गई। मैं लिख देता हूं 40,000 2460, ठीक है, डिवाइड बाय ये हमारे पास कितनी है जी 10,000, 10,000 है बल्कि 10700 और जो भी है 280, ये वैल्यू बन रही है ना। और अब हम लिखते हैं यहाँ पर 22,460 डिवाइड बाय, आप आंसर कर दें। ये एक सेकेंड, ये खराब कर दिया काम इसने, देखता हूं ये बन गई है, ये 0.2 है, ठीक है ना, 0.2 और 0.9 जो कि 1 बना देगी, इधर से हमें 0.21 मिल रहा है। बस आप ये देख लें, ये हमारे पास कितना फैक्टर बन गया 0.21 और ये इंच स्क्वायर में होगा। बस ये याद रखिएगा कि ये हमारा इंच स्क्वायर में होना है। इसी तरीके से भी होगा, ये एक वैल्यू आ गई हमारे पास एरिया ऑफ स्टील की, पहला ट्रायल मुकम्मल हो गया है। दूसरे ट्रायल में अगर इसके करीब करीब वैल्यू आ गई, अगर तो वो 0.1815 होगी तो फिर दोबारा हमें ट्रायल लगाना पड़ेगा। अभी हमें एक ट्रायल लगा के, अभी तो फर्स्ट लगाया ना, सेकंड ट्रायल लगाएंगे, अब उसमें एक ही वैल्यू चेंज हो जाएगी। पहले में d/6 थी, अब की बार d/6 नहीं रहेगी, बल्कि इस एरिया ऑफ स्टील का इस्तेमाल करना है और इसके साथ साथ यील्ड स्ट्रेस भी मल्टीप्लाई होगी और डिवाइड में 0.85 का फैक्टर है जो पिछले भी आपको न्यूमेरिकल में बताया था यूज होगा, और कंप्रेसिव स्ट्रेस और साथ ही बी की वैल्यू रहेगी जो 12 इंच रहनी है, हमको पता है, हमने अज्यूम की हुई है। अभी एरिया ऑफ स्टील कितना है 0.21 निकला है और यील्ड स्ट्रेस आपने देखी है 40,000, ठीक है ना। और ये भी आपके पास एरिया ऑफ स्टील किस यूनिट में है, एरिया ऑफ स्टील भी आपको पता है कि इंच स्क्वायर में है और ये आपके पास पाउंड पर इंच स्क्वायर होता है ना बेसिकली, ये इंच स्क्वायर से कट जाएगा, नीचे डिवाइड में आ जाते हैं तो 0.85 और ये जो आपके पास कंप्रेसिव है ना, ये हमने 3000 पाउंड पर इंच स्क्वायर देखी थी, ये इंच स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, इसीलिए फैक्टर मिलता है। और ब्रेथ कितनी है हमारे पास, ये 12 इंच है, 1 इंच इससे कट जाता है। यूनिट से परेशान नहीं होना आपने, यूनिट मिल जाते होते हैं, पाउंड पाउंड कट गया ये, ठीक है, और ये इंच ऊपर से कट गया था, तो हमारे पास यहाँ पर 0.21 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर ये 3 0 इससे कट जाएंगे तो ऊपर रह गया सिर्फ 40, नीचे हमारे पास क्या है 0.85 मल्टीप्लाई बाय 3 है और ये इंच भी ऊपर चला जाएगा तो ऊपर आ गया, ठीक है जी, ऊपर आ गया, साइड पे आ गया, एक ही बात होती है। इंच में हमारे पास जो है ना एक ही वैल्यू इंच में ही होती है, इसलिए बाकियों में नहीं लिखी, लेकिन लिखनी है आपने। अब जब देखें यहाँ पे 0.21 राउंड फिगर मैंने खत्म करके ऐसे लिखना है पूरा 40 और सॉरी डिवाइड करना है। अब हमने पहले इक्वल करके देखते हैं 8.4। अब नीचे वाली वैल्यू भी सोल्व कर लेते हैं 0.85, चलें ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर लेते हैं, ये आती है 1 सेकेंड रुकिएगा 2.55। अब देखते हैं जी ये वैल्यू सोल्व करके ए की वैल्यू कितनी मिलती है। आपने लिखना है 8.4 और डिवाइड बाय आंसर कर दें, ये आ जाएगी। अब बार जो लगती है ना, ये इसका मतलब होता है कि ये रिपीट होने वाली वैल्यू है, तो 3.29 लिख लेते हैं बस। 3.29 इंच में ए की वैल्यू अभी हमें सेकेंड ट्रायल में मिली है और इसका एरिया ऑफ स्टील फिर से निकलेगा, फार्मूला वही रहने वाला है जिसमें अल्टीमेट मोमेंट लेते हैं डिवाइड बाय, और यहां पर हमारे पास होता है फाई, उसके साथ होती है यील्ड स्ट्रेस, उसके साथ होता है डी माइनस ए डिवाइड बाय 2 का फैक्टर। ए यहां पर ये यूज होगा, अल्टीमेट मोमेंट वो सेम वैल्यू है 22,460 थी मेरा ख्याल है, ठीक है ना, 22,460, और जिसका यूनिट क्या था वो था पीएसआई में, ठीक है ना, पाउंड पर, वो नीचे इंच स्क्वायर को नीचे ले आएंगे, ये हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 0.9 होती है फाई, ये जो होती है क्या कहते हैं ये स्ट्रेस, इसका इंच ऊपर ले जाते हैं स्क्वायर वाला, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास है 40,000 और पाउंड पर स्क्वायर इंच ऊपर चला गया, ऊपर वाले का स्क्वायर इंच नीचे लेके आ गए, तो ये दोनों का स्क्वायर इंच आपस में पाउंड कट गए। और इफेक्टिव डेप्थ आपके पास ये डी कितनी है
ये वैल्यू है, PSI भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन ये इफेक्टिव डेप्थ थी हमारी 3.25 इंच में, और माइनस करनी है हमने ए की वैल्यू कितनी है 3.29 डिवाइड बाई 2, ठीक है जी। ये जो ए लिखा है ना, ये वाला ए है, ये मैं अभी टिक कर रहा हूँ। अच्छा, अब इतना काम करने के बाद इंचों में, इंच में बल्कि स्क्वायर में आना, इन स्क्वायर में हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी। तो अब यहाँ पर देखते हैं 22460 डिवाइड बाय 0.9 मल्टीप्लाई बाय 40,000 और मल्टीप्लाई हमने ये वाली वैल्यू करनी है, इसको सोल्व करते हैं 3.25। लेकिन पहले हमें क्या करना है 3.29 डिवाइड बाय 2 करना है। जो वैल्यू आ जाए 3.25 में माइनस कर दें उसको आंसर रखते हुए, ये वैल्यू हो जाएगी 1.605। और यहाँ पर एक स्टेप और लेते हैं एरिया ऑफ स्टील के लिए, तो 22,460 डिवाइड बाय, देखते हैं आपकी बार ये मल्टीप्लाई करके 40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.9, ये वैल्यू बनती है 57,780, ठीक है जी। अब हम इसको डिवाइड भी कर लेते हैं। जस्ट यहीं पर आपने रहते हुए 22,460 लिखे और डिवाइड बाय आंसर लिखे। पता नहीं 22,460 ठीक है, ये 640 460 ही होगा, बल्कि 0.38 आ रही है ये वैल्यू। मुझे लग रहा है कुछ गलती हो गई है, 0.38 वैल्यू ठीक नहीं आ रही, हमारा जरूर इफेक्टिव डेप्थ ठीक नहीं आया, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट पे हमें डी की वैल्यू को कंफर्म करना है। ये डी की वैल्यू का कुछ इशू लग रहा है, दोबारा देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा। ये 3 लिख दिया, सॉरी ये 12 कहाँ चला गया, ये इसके साथ 12 भी था, ठीक है। वापिस आए पिछले स्टेप में, देखें ये 12 में लिखना भूल गया हूँ, मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो रही है, तो वो मिस्टेक अब यहाँ पे देखेंगे। ऊपर तो आ गया 8.4, ये ठीक है। नीचे वाली वैल्यू को कंफर्म करना है 0.85 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 12। अच्छा किया हमने देख लिया, तो ये आ गया 30.6। नीचे देखा आपने 30.6 है, चलें इसको यहीं पे ठीक करते हैं, 30.6 किया। अब हमने 8.4 डिवाइड बाय आंसर कर देना है, तो ये वैल्यू बनती है 0.27, ठीक है ना। ये गलत थी हमारी, 0.27 समथिंग, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू चेंज करनी है, जिससे ये वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है, और उसके बाद ये आंसर भी बदल जाएगा। तो अब दोबारा देख लेते हैं, कोई इतना मसला नहीं है, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं अब यहाँ पे खुद लिखता हूँ 0.27 थी, यहाँ लिख भी देता हूँ ना, और इसको अब हमने यहाँ पर डिवाइड बाय 2 कर देना है, कर लिया। उसके बाद आपने 3.25 में माइनस कर देना है इसको, तो ये वैल्यू बनती है 3.115। 3.115 तो 2 कर देते हैं, वैसे भी उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऐसे ही लिख रहे हैं। 40,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 0.9 से, ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 11, 21, 40, 11, 21 एंड 40। अब हमें पता चलेगा कि ये फैक्टर कितना आ रहा है, ठीक है। गलती अभी हमने इसकी तौसीक कर ली है, अब सिर्फ फाइनल चेक करना है आंसर क्या है। 22,460 डिवाइड बाय डिवाइड बाय आंसर कर देंगे, तो ये आ जाएगा, आप देखिए 0.20 है, 0.20। अभी अप्रोक्सीमेटली पिछली बार वैल्यू कितनी आई थी एरिया ऑफ स्टील की, 0.21। ये देखें एरिया ऑफ स्टील जो ट्रायल 1 में दिया था वो 0.21 है, जबकि ट्रायल 2 के अंदर हमें 0.20 वैल्यू मिल रही है। अप्रोक्सीमेटली हम ओके कर देते हैं, ट्रायल 3 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिफरेंस बहुत ही कम है, पॉइंट के बाद में आया बहुत कम है, तो इसको अब दोबारा मतलब ट्रायल 3 निकालने की जरूरत नहीं है। अब हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ चेक करने के लिए हमें अगला स्टेप नंबर 6 करना है, जिसमें आपको पता है कि हम फ्लेक्सुरल रेजिस्टेंस होती है ना, उसका पहले फॉर्मूला लगाते हैं चेक के लिए। तो आर का फॉर्मूला आपको लिखवाया था कि अल्टीमेट मोमेंट डिवाइड बाय बी इंटू डी स्क्वायर करते होते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया के अकॉर्डिंग। तो अल्टीमेट मोमेंट कितना था, अभी पीछे लिखते आ रहे हैं 22,460 है, ठीक है, और डिवाइड बाय हमारे पास जो है ना यहाँ पर ब्रेथ, वो आपको पता है 1 फीट यानी 12 इंच हो गई, और इफेक्टिव डेप्थ 3.25 है, वो आपको पता भी है। 3.25 यहाँ पर रख के स्क्वायर में रखेंगे, इसका भी यूनिट इंच स्क्वायर है, या इंच या नीचे क्यूब हो जाएगा। ऊपर आपके पास है 1 इंच में, फिर भी ये मतलब कि आपके पास रह जाएगी, किप्स में इसका आंसर मिलना है हमें।
देखते हैं ना, अभी पाउंड है ना, पाउंड को किप्स बनाना होता है, उसका क्या तरीकाकार है वो भी देख लेते हैं। पहले आप देखें ये इंच में हमें वैल्यू मिलती है, पाउंड के अंदर सॉरी मिलेगी, इंच तो कट जाएगा ना, ऊपर वाला यूनिट और नीचे वाले मिला के कट जाएगा। अभी एक सेकेंड रुकेगा। है सबसे पहले जो है ना 3.25 का स्क्वायर ले लें, एक सेकेंड, 5 का स्क्वायर, जो भी वैल्यू मिली मल्टीप्लाई बाय 12 कर लेते हैं, ये हमारे पास आएगा 126 समथिंग जो भी है, तो 22,460 तकसीम 126 था मेरा ख्याल है, मैं देख लूँ, हाँ 0.75 भी है। तो ये हमारे पास जो फ्लेक्सुरल रेजिस्टेंस है, अगला स्टेप जो था हम कर रहे थे 22,460 और तकसीम आंसर कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा 177.2, 177.2, लेकिन ये पाउंड्स में है। पाउंड को आपने करना है कन्वर्ट, और उसको किलो में ले जाने के लिए आपको 1000 पे डिवाइड करना है, डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ये किलो, किलो मतलब किप्स में चला जाएगा यूनिट, बस ये याद रखिएगा, किप्स में आ जाएगा। डिवाइड बाय 1000 किया तो 0.177 समथिंग, 2 भी आगे बन जाता है, ठीक है ना, 0.177 आप देखें कैलकुलेटर पे क्या है, उसके बाद 1 के बाद 9 है ना, तो इसको 2 बना देगा, लेकिन ये यूनिट हो जाएगा किप्स। ये हमारे पास आ गई फ्लेक्सुरल रेजिस्टेंस, ये हमारी होगी। इसके बाद अगला काम हमारा होता है स्टील की रेशो का, इसी के अंदर ही है, इसी स्टेप में आप स्टील की रेशो, और वो आपके पास वैल्यू पाउंड में जो होती है ना, इसमें 0.0051 होती है। ये आपको टेबल भी मिलेगा बुक के अंदर, उसके अंदर से निकली, क्योंकि इसमें हम मिनिमम, ये जो स्टील अभी मिनिमम तो निकालनी है, एरिया ऑफ स्टील किसके जरिए से, जिसमें स्टील की रेशो मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय अफेक्टिव डेप्थ जो है लेते हैं, जिसमें 0.0051 तो फैक्टर आपका आ गया रेशो का, और बी आपके पास जो है वो 12 इंच है, 1 फीट का 12 इंच हो गया, और फैक्टिव डेप्थ आपकी 3.25 है जो हमने फाइंड की हुई है, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, पहले लिखिए आप स्टील की रेशो 0.0051 मल्टीप्लाई कर दें 12 इंच ब्रेथ जो है, और 3.25 से भी कर दें। अब आपके पास इसके जरिए से एरिया ऑफ स्टील भी लगभग करीब है, देख लें 0.19, और अगला फैक्टर क्या कहता है 8 है ना, तो 8 इसको भी तो आपका 20 बना ही देगा ना, इसको भी 9 कर लें, तो आप इसको ओके कर सकते हैं। एरिया ऑफ स्टील आपका 0.2 के करीब ओके हो जाएगा। आपका एक इस पहले ट्रायल में 0.21 था, सेकेंड ट्रायल में 0.20 था, और थर्ड अब इसमें देख रहे हैं हम, तो इस ग्राफिकल मेथड से 0.199 मिल रहा है। अब इसके बाद एक और स्टेप होता है जो मिनिमम स्टील का होता है, ठीक है। स्टेप नंबर कौन सा होगा वो देखना पड़ेगा मुझे, 5 के बाद ये छठा था ना, 7वां स्टेप है, 7वां स्टेप, स्टेप नंबर 7 जो होता है ना, इसमें हम निकालेंगे मिनिमम एरिया ऑफ स्टील, जिसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना है कि अब इसमें जो वैल्यू यूज हो रही है वो 200 की यूज हो रही है। 200 हमारे पास क्वेश्चन में तो कोई चीज नहीं है, ये एक फैक्टर है। जैसे आपको याद होगा कि हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया था, मुझे देखने दें एक मिनट, हमने पहले न्यूमेरिकल के अंदर जो है ना मिनिमम वैल्यू के लिए 1.4 यूज किया था, याद है आपको, उसमें 1.4 का फैक्टर यूज किया था। पाउंड वाले में हम यहाँ पर 200 जो है वो लिख रहे हैं, और डिवाइड बाय नीचे यील्ड स्ट्रेस और मल्टीप्लाई बाय बी इंटू डी कर रहे हैं, बल्कि बी इंटू डी भी मेरा जहां तक ख्याल है यहां नहीं आता, ये आपका फॉर्मूला बनेगा बी इंटू डी और डिवाइड बाय यील्ड स्ट्रेस, ये इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं, तो आपको 200 वैसे ही है, बी आपको पता है 12 इंच है, और इफेक्टिव डेप्थ 3.25 है, और यील्ड स्ट्रेस आपके पास जो है वो 40,000, ठीक है ना, पाउंड पर इंच स्क्वायर में है। एरिया ऑफ स्टील इसका भी आपका जो है वो आ जाएगा, किस तरह से निकलेगा, इंच स्क्वायर के अंदर निकलेगा, ठीक है ना। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 2 0 ये कट जाएंगे। अब देखते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 कर ले, मल्टीप्लाई बाय 3.25 कर ले, ऊपर आ जाएगा 78, डिवाइड बाय हो गया 400, और ये आपका जो है ना ऊपर और नीचे ये एरिया ऑफ स्टील है, द पाउंड पर एरिया आपका, एक सेकेंड रुकिएगा मुझे कंफर्म करने दें, ये ठीक है, बस मैं इसको फ्रैक्शन बना लूं,
ये हमारे पास आ जाएगी डिवाइड बाय 400 और इसकी वैल्यू भी देखें 0.19 समथिंग 0.195 और ये भी इंच स्क्वायर के अंदर आ रहा है। तो एरिया ऑफ स्टील आपने देखा कि मिनिमम भी इतना ही बन रहा है। ओके कर लिया हमने ये भी, ये भी वैल्यू करीब करीब है। कितने कितने वैल्यू आपको तीनों एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू, लेकिन जो अब हमने सिलेक्ट करनी है ना, सिलेक्ट, वो हमने एरिया ऑफ स्टील जो है, मैं पूरा जरा सही तरह से स्पेलिंग लिख लूं इसके, एरिया ऑफ स्टील आपने इतने सारे मेथड यूज किए और फाइनली सिलेक्ट किया जो हमने एरिया ऑफ स्टील, वो मेन बार वो 0.2 इंच स्क्वायर को कर लिया। ये हमारा हो गया फाइनल ओके। ये काफी हद तक तीनों जितने भी हमने मेथड लगाए, ट्रायल्स भी लगाए हमने, जो है फ्लेक्सर रेजिस्टेंस के अंदर स्टील की रेशो के जरिए से, जो आपका ग्राफिकल मेथड होता है, और इसके बाद हमने मिनिमम एरिया ऑफ स्टील भी लगा के देख लिया। हमें पता चला कि जो हमारा एरिया ऑफ स्टील है वो सबके अंदर जो करीब करीब वैल्यू दे रहे हैं सारे मिलते जुलते, वो 0.2 इंच का है। ठीक हो गया स्क्वायर में एरिया जो है। अब इसके बाद आपने स्टेप नंबर 9 है या 8 है, ये 8 होगा सॉरी, क्योंकि 7 पे ये किया, तो 8 के अंदर आपने स्पेसिंग निकालनी है। स्पेसिंग के लिए मैंने आपको बताया ये स्पेसिंग है मेन बार के लिए। ये एरिया ऑफ स्टील किसका है? ये मेन बार का है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात अभी नहीं हो रही। और ये आपकी स्पेसिंग भी मेन बार की है, जिसमें एरिया ऑफ 1 बार को सिलेक्ट भी तो करना है ना। यहां पे मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ 1 बार, और जो सिलेक्ट की है ना हमने 1 बार, उसके लिए डाया सिलेक्ट कर रहे हैं हम। डाया हमने सिलेक्ट किया है 3 सूत्र का, 3/8 इंच, ये 3 सूत्र है। 3 सूत्र का डाया हमने सिलेक्ट किया, जिसके लिए एरिया का फॉर्मूला आपका हो जाएगा पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4। और डाया जो सिलेक्ट किया है वो ये वाला है, और डाय को फीट में लेके जाना है, या अगर इंच में रखेंगे तो इंच में रहेगा। अब एरिया ऑफ स्टील इंचेस में है, तो नीचे क्योंकि डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा, तो इंच में रहने दें, और मल्टीप्लाई बाय आपने इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास जो है वो इंच में वैल्यू दे देगा। ठीक है, और एरिया ऑफ 1 बार पहले निकालना है हमने। सबसे पहला काम है एरिया ऑफ 1 बार, वो कितना है, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। मैं एक काम करता हूं, यहां पर एरिया ऑफ 1 बार जो है ना, ऊपर बड़ा ए हो जाएगा, समझ लें। पाई हो गया, डाया कितना सिलेक्ट किया है 3/8 इंच, लिखे पहले यहां पर 3 डिवाइड बाय 8, ये आपका हो जाएगा 0.375। इसका आपने स्क्वायर लेना है, डिवाइड बाय 4 कर देना है। ये ऊपर वाला जो है ना, इसकी जगह पे आप एरिया लिख ले जाए, मैं अगले स्टेप में फॉर्मूला लिख दूंगा फिर से। पाई आ गया, यहां पर लिखते हैं जी, इसका लेना है हमने स्क्वायर। ओके, और इकट्ठा ही सोल्व कर देता हूं, मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 4 भी, ताकि ये हमारे पास एकदम से आ जाए। एक सेकंड रुकिएगा, ये आ गया ना, मल्टीप्लाई बाय मुझे शिफ्ट पाई करना है और डिवाइड बाय 4 करना है, तो एरिया ऑफ 1 बार जो है वो 0.11 है, 0.11 इंच स्क्वायर, ये एरिया ऑफ 1 बार है। अब वही चीज कि हमने 8वें स्टेप में स्पेसिंग निकालनी होती है, जिसके लिए एरिया ऑफ 1 बार डिवाइड बाय एरिया ऑफ टोटल स्टील मेन बार मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो इंचीज में मिलने लग पड़ेगा। अब ये कितना है 0.11, ये एरिया ऑफ आपने निकाला। और एरिया ऑफ स्टील कितना था 0.2 है ना। आपको याद होगा कि जो हमने फाइनल करके एरिया ऑफ स्टील डिसाइड किया है, सिलेक्ट कर लिया है, वो ये वाला एरिया ऑफ स्टील है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.20 और मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ स्पेसिंग आ जाएंगी। मतलब स्पेसिंग कितनी कितनी रखनी है सेंटर टू सेंटर, वो हमें यहां पर मिल जाएगी। डिवाइड बाय कर दें आप 0.2, जो भी आएगा मल्टीप्लाई बाय 12 कर लें। ठीक है, तो ये 6.6 है, 6.6, ये 5 जो भी है 6.5 कर ले आप सेंटर टू सेंटर, ये स्पेसिंग है। उसके बाद आते हैं हम 9वें के ऊपर आते हैं। ये बस इतना हो गया, आप समझ लीजिएगा, बाकी स्टेटमेंट आपको पिछले लेक्चर में बताई हुई है, उसके मुताबिक ये। अब आपने एरिया ऑफ स्टील निकालना है किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए। तो आपको बताया था कि 0.2% लेना है आपने। ठीक है, 0.2% लेंगे और उसके साथ ही मल्टीप्लाई बाय आपने ब्रेथ और मल्टीप्लाई बाय आपने लेनी है यहां पर थिकनेस जो 4 इंच होती है, और डिवाइड बाय आपने करना है इसको यहां पर यील्ड स्ट्रेस के साथ, ये वही फॉर्मूला है। ठीक है,
तो ये आपके पास 0.2 आ गया, ब्रेथ आपकी 12 इंच हो गई, थिकनेस आपकी कितनी है 4 इंच की है, इंचों में सारा काम हो रहा है ना, और डिवाइड बाय आपने नीचे यील्ड स्ट्रेस जो आपकी एक मिनट रुकिएगा, यील्ड स्ट्रेस नहीं लेते हम, एक सेकेंड 100 का फैक्टर यूज करना है, नहीं 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 गलती हो जाएगी, 12 भी हो गया, वो भी हो गया, 100 फार्मूला देखना पड़ेगा हमें पहले नंबर पे, ठीक है जी। एरिया ऑफ स्टील, और एरिया ऑफ स्टील इसका निकालने का, एक सेकेंड, इसमें फार्मूला कंफर्म नहीं हो रहा, मैं जरा देख के बताता हूँ आपको। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है 0.2 और डिवाइड बाय 100 भी किया गया है, और मल्टीप्लाई बाय लेंथ और ब्रेथ इस तरह करके लिखी हुई है। फार्मूले में डिवाइड बाय 100 का कॉन्सेप्ट जरा क्लियर कर लो, तो मैं बताता हूँ। अच्छा, मुझे अपने प्रोसीजर्स में देखने दें। स्टेप नंबर 4। अच्छा, समझ गया। मैं आपको परता हूँ कि असल रीजन क्या है, 100 क्यों लगा हुआ है। देखें, मैं सच भूल गया था कि 0.2 नहीं होता, 0.2% होता है, ठीक है ना। हम 0.2% जो होता है ना, वो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है हमारा, इसकी हम क्या लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए एरिया फाइंड कर रहे होते हैं। थिकनेस के लिए 3 ही हम h यूज करते हैं, जो हमारे पास 4 इंच चाहिए होगी, और इस परसेंटेज को खत्म करने के लिए डिवाइड बाय 100 करना है। ओके हो गया, अब समझ लग गई हमें सारी बात। ये चीज जेन में नहीं थी आ रही, अब हो गई है। 0.2 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 12 कर लें, मल्टीप्लाई बाय 4 कर लें, जो भी आंसर आ जाए, डिवाइड बाय 100 भी कर लें, तो टोटल एरिया ऑफ स्टील जो है वो 0.096 इंच स्क्वायर आ गया। ये एरिया ऑफ स्टील जो है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार का है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 10 आ गया लास्ट, इसकी स्पेसिंग भी तो निकालनी है ना, और साथ साथ वो चीजें नहीं भूलनी कि अगर आप मेन बार के लिए थिकनेस निकाल रहे हैं, वो अपनी स्पेसिंग निकाल रहे हैं, तो ये मोर देन 3h से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो आपकी थिकनेस है ना, उसको 3 से ज़रब दें, तो ये स्पेसिंग कम से कम इसके अंदर रहनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए जो आपकी होती है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो थिकनेस के 5 टाइम्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जबकि इसके लिए भी एरिया ऑफ 1 बार डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्टील मल्टीप्लाई बाय 12 करना होता है। पहले आपको एरिया ऑफ 1 बार सिलेक्ट करना है। इसके लिए हम 3 सूत्र का सरिया यूज करेंगे। डाया जो हमने सिलेक्ट किया वो 3 सूत्र का है, 3 नहीं करेंगे, 3 तो हमने मेन के लिए, कि इसके लिए 2 सूत्र का कर लेंगे, ठीक है। बुक में भी यही किया हुआ है, 2 सूत्र का, जिसको आप देख सकते हैं कि 2 एकम 2, 2 चौके 8, जिससे 1/4 इंच ये 2 सूत्र का सरिया होता है। और यहां पर इसको मजीद कर लेते हैं, तो डिवाइड करना है, 1 डिवाइड बाय 4 0.25 इंच का सरिया जो है वो डाई में है, तो फॉर्मूला लग जाएगा पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4, यानी पाई 0.25 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। एरिया ऑफ 1 बार कितना आ जाता है देखते हैं। इसका पहले लेंगे स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट पाई कर ले, डिवाइड बाय 4 कर ले, टोटल 0.049 इंच स्क्वायर, ये एरिया ऑफ 1 बार है। दोबारा से आ जाए अपने स्पेसिंग के फार्मूले में, ये वाला फार्मूला वापस आ जाए इस पे, और इस पे लिखे एरिया ऑफ 1 बार डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्टील जो डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो एरिया ऑफ स्टील डिस्ट्रीब्यूशन की कितनी है, 0.096, ठीक है। ये हमारे पास है 0.096 इंच स्क्वायर में है, और 1 बार का कितने 0.049 इंच स्क्वायर। स्क्वायर कट गया, मल्टीप्लाई बाय 12 करने से फिर इंच बनाएंगे, तभी हमें स्पेसिंग का पता चलेगा, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 0.49, ऊपर वाली वैल्यू लिखी हुई है ना, दोबारा लिख लेते हैं ताकि राउंड फिगर में खराबी ना हो। 0.049 डिवाइड बाय 0.096, तो ये आ जाएगी हमारे पास 0.51। और बुक में देख लेते हैं जी कितना लिखा हुआ है। अभी हमने मल्टीप्लाई बाय 12 भी करना है, तो अप्रोक्सीमेटली 6.1 या 6 कह लें आप, क्योंकि राउंड पे पॉइंट नहीं देखे जाते। 6 इंच सेंटर टू सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 6 इंच के फासले पे बार्स डालनी है, जबकि मेन बार आपने 6.5 इंच के फासले पर डालनी है। अब ये बल्कि उसके लिए भी 6.6 लिखी हुई है, मुझे ये 6.6 ही मिल रही थी तब, मुझे याद है, आप बुक में देख लीजिएगा 6.6 लिखी हुई है। लेकिन ये आप 3
गुना जो है ना थिकनेस से बढ़ा भी सकते हैं, मतलब आप डाया पार इंक्रीज करते जाएं उसके हिसाब से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप मतलब स्पेसिंग को में इजाफा कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। मेरा ख्याल है कि आपको ये समझ आ गया होगा, और इसकी जो बाकी स्टेटमेंट वगैरह वो बुक में लिखी हुई है, पिछला न्यूमेरिकल आप समझ लीजिएगा। और इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अलग से प्लेलिस्ट चैनल पर मौजूद है, वहां पर प्रीवियस और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स इंशाल्लाह इस पर अपलोड किए जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और दुआ में याद रखिएगा, और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।